हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 8th की फर्स्ट चैप्टर करेंगे साइंस के। ठीक है, साइंस के पहला चैप्टर हम यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं। तो ये आपको हेल्पफुल हो सकती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एंड छोटे बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कृषि पद्धति। ठीक है, कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं? लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, इधर उधर घूमते रहते थे, है ना। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। ग्रुप बनाते थे और इधर उधर भोजन खोजने लग जाते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। ठीक है, उन्होंने शुरू में क्या किया कि भोजन करने के लिए जंतुओं को मारना स्टार्ट किया, कि उसको मार के खाने का स्टार्ट किया। ठीक है, कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। वो कृषि के बारे में उस समय नहीं जानते थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं हुआ था। तो ये जब काल बीत गया, उसके बाद उन्होंने चावल, गेहूं और सारे जो फसल होते हैं उनको वो कैसे उत्पादित करते हैं उसका स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर खड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। ठीक है, एक ही किस्म के पौधे, जैसे आप आपने चावल ले लिया और किसी खेत पे उगा रहे हैं, एक बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम फसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम फसल बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो होती है वो आती है कि फसल किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ठीक है, गेहूं का फसल का मतलब है कि सारे पौधे जो हैं वो गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल, है ना। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न होती हैं, है ना। भारत में क्या होता है? भारत बहुत बड़ा देश है, जिसमें क्या होती है, जैसे साउथ इंडिया में गर्मी पड़ती है, नॉर्थ इंडिया में क्या पड़ेगा? ठंड पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जलवायु बहुत ही भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग जगह पे, भारत के अलग अलग जगह पे, एक क्षेत्र से दूसरे जगह में हम जाएंगे तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, है ना। भारत में बहुत सारी अलग अलग फसल उगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही फसल उग रहा है, अलग अलग फसल है। साउथ इंडियन में अलग फसल होती है, इधर साइड, है ना। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, वे इस प्रकार हैं। जैसे क्या होता है ना कि ठंड के दिन में हमें अलग फसल होती है और बारिश के दिनों में अलग होती है ना, गर्मी के दिनों में अलग होती है। तो वो चीज़ें हैं, चलो उसको पढ़ते हैं। खारिफ फसल। ठीक है, खारिफ फसल क्या है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? खारिफ फसल बोलेंगे। खारिफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। कब तक होती है ये नोट डाउन कर लेना, जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खारिफ फसलें हैं। ठीक है, तो खारिफ फसल क्या है? खारिफ फसल जो होती है वो वर्षा ऋतु में होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में होगी। और ये कब होगी? ये जून से सितंबर में होगी। ठीक है,
सितंबर महीने में होगी। और धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि ये खरीफ फसलें हैं। तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि खरीफ फसलें कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हो कि धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, ये सारे क्या है, खरीफ फसलें हैं। ठीक है। रबी फसल क्या होती है? रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। शीत ऋतु यानी ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में जो फसल उगाई जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? रबी फसलें कहेंगे। ठीक है। जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं इसमें? गेहूँ है, चना है, मटर है। जितने दानेदार आपकी चीज़ें होती है ना, सारी किसमें होंगी? आपकी शीत ऋतु में होंगी। जैसे गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, सब रबी फसल में आएगी। ठीक है। चलिए, इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। ठीक है। रबी फसल उसमें भी आ जाएगा, किसमें? जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है उसको भी हम रबी फसल बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि दाल है, सब्जी है, ये सब ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधारित फसल पद्धति, किस किस टाइप की पद्धति होती है भाई आधारित? इसकी कौन कौन से फसल पद्धतियां हैं? धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? क्यों नहीं उगा सकते हैं धान को? सोचो। ठीक है। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। धान को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता, इसको नोट कर लेना। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो केवल वर्षा ऋतु में ही उगते हैं। ठीक है ना। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। यह क्रियाकलाप आगे दिए गए हैं। देखो कौन कौन से क्रियाकलाप हैं भाई ये। ठीक है। अब कृषि जो है, किसान जो है, कुछ तो करते होंगे ना भाई। खेती करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को तैयार करेंगे कि भाई उपजाऊ मिट्टी है कि नहीं है ना। फिर उसका बुआई करेंगे, फिर खाद एवं उर्वरक उसमें देंगे, खाद देंगे, उसमें कुछ उर्वरक डालेंगे, फिर उसको सिंचाई करेंगे, पानी डालेंगे। ठीक है। खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, कटाई करेंगे, फिर उसके बाद उसका भंडारण करेंगे। ठीक है। तो ये एक स्टेप्स है जो कृषि के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका आ सकता है कि कृषि में स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा, अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। मिट्टी तैयार करना। क्या है? मिट्टी तैयार करना। ठीक है। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं? तो फसल उगाने से पहले, फसल जब उगाया जाता है उससे पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। ठीक है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों को जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? ये आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? मिट्टी तैयार कर लिया। कैसे किया? फसल उगाने के लिए सबसे पहले हमको मिट्टी तैयार करना है। ठीक है। ये पहला आपका स्टेप्स हुआ। मिट्टी को पलटते हैं, इसे पोला बनाते हैं। पोला रहना जरूरी है क्योंकि पानी अंदर तक जाए, है ना, श्वसन कर सके, ताकि अंदर तक वायु जाए। कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। जैसे जैसे उसको जगह मिलेगा, जड़ें कैसी होंगी? जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी में पोले हैं, तो जो जड़ें हैं उनको जगह मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, है ना, मिट्टी में। तो इस तरीके से मिट्टी को कैसे बनाया जाता है? पोला बनाया जाता है।
ठीक है। अब है आपके पास क्वेश्चन कि पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है। ठीक है, तो हमारे आंसर है, देखो यहीं पे दिया है, आपका क्वेश्चन जो है यहीं पास है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर हैं कि पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। ठीक है, यह जीव किसानों की मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है भाई, है ना? क्योंकि मिट्टी में क्या क्या है? मिट्टी में आपको सूक्ष्म जीव है। ठीक है, मिट्टी में सूक्ष्म जीव है आपका। ठीक है, और क्या है आपके केचुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मिट्टी को और क्या बनाती है, पोला बनाती है और ह्यूमस बनाती हैं। तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, है ना? क्या होता है कि मृत पौधे भी होते हैं मिट्टी के अंदर, जो मर गए होते हैं वैसे पौधे। जंतु भी होते हैं कुछ मिट्टी में, है ना? और जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, मिट्टी में बहुत सारे खनिज है, जल है, वायु है, ये तो पता है आपको। कुछ सजीव भी होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कुछ मृत पौधे भी हैं, कुछ जंतु भी हैं। तो ये सब क्या करती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। मृतोपजीवी होते हैं सब, है ना? ये मिट्टी को क्या करती है, उपजाऊ बना रही है। जो पौधे क्या करेंगे, इसको अवशोषित करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्योंकि ऊपर परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है ना? मिट्टी के कुछ ऊपर परत ही, जैसे ये मिट्टी है तो मिट्टी के कुछ ऊपर परत ही जो है, ये ऊपरी परत, यही बस सहायक है कुछ सेंटीमीटर तक, ज़्यादा गहराई में नहीं। इसे उलटने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही उलट पलट होता है, कुछ पोषक पदार्थ ऊपर भी आ गए और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपका आंसर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये आंसर को क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आंसर यहाँ पे बता दिया है कि उलटना पलटना क्यों आवश्यक है। तो ये आपका यही आंसर कि उलटना पलटना इसलिए आवश्यक है ताकि वो क्या करे, पोषक पदार्थ जल्दी से ऊपर आ जाए और उसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लें, इसीलिए आवश्यक है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या बोला जा सकता है। तो इसमें से है, इसको जुताई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुताई कहा जाता है। ठीक है, इसे हल चला कर सकते हैं। हल लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो सकते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। ठीक है, बुआई करने के लिए हमको सिंचाई के लिए खेत को बहुत ही हमको समतल रखना है, उबड़ खाबड़ नहीं रखना है।
तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, यह कार्य को पाटल द्वारा हम किया करते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, सबको जुताई बोलेंगे। ठीक है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। ठीक है। तो जुताई से पहले क्या करेंगे, खाद देंगे। जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाता है बढ़िया से, क्योंकि हम उलट पलट कर रहे हैं। और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। ठीक है। अब देखो कृषि औजार। कृषि औजार, चलिए इसको पढ़ते हैं हम। कृषि में कौन कौन से औजार आपको चाहिए, ये भी आपके प्रश्न आ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो है, आंसर है आपका, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। भुरभुरा यानी एकदम मतलब ऐसा नहीं कि ढेले ढेले पड़े हुए हैं, उसको तुमको अलग अलग करना है ना, उसको भुरभुरा बोल सकते हो। यह कार्य अनेक औजारों से किया जा सकता है, जैसे कि हल से, कुदाली से, है ना, कल्टीवेटर से। इस कार्य में उपयोग करने वाले प्रमुख औजार कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले आपके पास औजार आता है हल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास ये नहीं रहेगा तो आप खेती कैसे कर सकोगे। ठीक है। तो हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को रचने के लिए किया जा रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी तथा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शाफ्ट कहते हैं, जिसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिर जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। यह एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की हल की जगह ले रहे हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें, ये वाले चित्र में, ये वाले आपके डायग्राम है, इसमें देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको आपकी लकड़ी की एक बनाई गई है। इसमें एक हल रहता है, इसमें लोहे की ऐसी रहती है, ठीक है, नोकीली धार वाली। और इसे दो बैलों के कंधे पर इस तरीके से फिट किया जाता है और एक आदमी से सरलता से चलाया जाता है। ठीक है। तो ये जोत रहा है, इसको हम जोत बोलेंगे। ये जो आपका लकड़ी है, इसको क्या बोलेंगे, इसको जोत बोलेंगे। ठीक है। एंड ये आपका जो है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो आपकी दिख रही है ये, ठीक है, ये वाली क्या है, आपकी फाल है। इसको हम क्या बोलेंगे, फाल बोलेंगे। ठीक है। देन उसके बाद है आपका ये आपका है हल शाफ्ट। ठीक है। इसको हल शाफ्ट बोलेंगे। ये हल जो रहता है इस तरीके से आपका दिखाई देता है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर से कंप्लीट हुआ है। ठीक है। तो अब देखो आगे क्या है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हल शाफ्ट, इसको ये याद कर लेना। ठीक है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हल शाफ्ट किसे कहते हैं, फाल क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो जो जगह रहता है ना जहाँ पे जो मिट्टी पे नहीं चलते, वहाँ पे ऊँट की सहायता से, जहाँ पे रेत होते हैं, है ना, रेगिस्तान वाली जगह पे, वहाँ पे ऊँट में ऐसा किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुदाली यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है, जिसे लकड़ी एवं लोहे की छड़ होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लकड़ी होता है इस तरीके से और लोहे की इस तरीके की छड़ होती है, जो उसको कुदाली से इसको जो खरपतवार होता है ना, बीच बीच में घास उग जाते हैं, उसको खरपतवार बोलते हैं, उसको निकालने की में करते हैं, या मिट्टी को पोला करने के लिए करते हैं, है ना, ताकि क्या कर सकते हैं, अंदर की चीज़ें जो होती है अच्छी वाली
खाद्य चीज़ें वो ऊपर आ सके और मिट्टी उसका पौधे उसका यूज़ कर सकें, ठीक है ना, खाना बनाने के लिए। जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मोड़ी प्लेट होती है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास, देखो देखो इस टाइप का, इसको बोलते हैं कुदाली, ठीक है ना। ये है हमारे पास क्या, कुदाली, देखो ये है ना। इससे मुड़ी एक लकड़ी रहता है, ठीक है, ये जोत रहता है, यहाँ पे ये छड़ रहता है, ये हैंडल है, ये पकड़ है यहाँ पर, और यहाँ पे रहती है इसको हम लोग इधर साइड रापा बोलते हैं ना, मूड़ी प्लेट। तो इससे भी किया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती हैं, ब्लेड की जैसे ये रहती है, ठीक है ना, जिसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। फिर है क्लेटिवेटर। क्लेटिवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित क्लेटिवेटर से की जाती है ना। क्लेटिवेटर का उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। इस तरीके से आजकल ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। जो गांव में रहते होंगे वो देखे होंगे कि इस तरीके से ट्रैक्टर में इस तरीके से हल लगा रहता है, और वो इसको क्या बोलेंगे, क्लेटिवेटर, ठीक है, कल्टीवेटर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप 1.1 में, ठीक है। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। एक बीकर लेते हैं और पानी से इसको भर लेते हैं आधा। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, देखो क्या मिलता है। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगे? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं तथा यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज को बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक होता है, ठीक है। आपने ये औजार डाल दिया। अच्छा, क्रियाकलाप 1.1 में क्या समझ आया कि आपको जो बीज क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको छांटने में कैसे काम कर सकते हैं। तो ये बीकर एक सरल सा क्रियाकलाप है कि एक बीकर लो, उसमें आधा पानी भर दो और उसमें कुछ गेहूं के टुकड़े डाल दो। तो जो अच्छे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो खोखले होंगे वो पानी में तैरेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से छटाई किया जाता है बीजों का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, देखो परंपरागत औजार। कौन कौन से औजार होते हैं? परंपरागत रूप से बीजों की बुआई से में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। यह सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो बीज होती है उसकी बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो अच्छे बीज हो गए छांट दिया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, जो कीप के जैसे एक औजार होती है उसमें क्या होता है, बीज को कीप के अंदर डालते हैं, ठीक है। बीज को कीप के अंदर डाले और 2-3 बार नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजारते हैं, ठीक है। इस तरीके से होगा, देखो चित्र। अच्छा यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे कीप जैसा होता है, ऐसा कीप जैसा, ठीक है। इस पे तो इसमें हम बीज डालते हैं और इधर से निकल जाते हैं बीज, ठीक है। 2-3 नुकीले सिरे वाले पाइप होते हैं, ऐसे ही 2-3 सिरे वाले होंगे। ये सिरे मिट्टी को भेद कर क्या करते हैं, बीज को स्थापित करते हैं। इस तरीके से औजार से हम मिट्टी को बोते हैं, बीज को बोते हैं मिट्टी में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था, चलो ये होता है, इसको आज हम कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो पौधों और सूर्य के प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, इधर से भी है ना, ओके ओके ओके।
अच्छा ये है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, चलो देखते हैं। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा बीजों में समान दूरी पर गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे पंछियों द्वारा बीजों में होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने में समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो इसमें बहुत सारे मार्केट में अलग अलग चीज़ें आ गई है भाई कि बीज बोने के लिए भी एक सीड ड्रिल आ गया है, जिसमें क्या करते हैं कि एक समान दूरी पर बीज बोई जाती है, मिट्टी उसमें ढकी जाती है ताकि पंछियों से उसकी रक्षा किया जा सके। ठीक है, सुरक्षित रखा जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरे विद्यालय में के समीप एक पौधशाला या नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? ठीक है, धान जैसे कुछ पौधे के बीजों को पहले पौधाशाला में उगाया जाता है। पौधा तैयार हो जाने के बाद उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी पौधाशाला में उगाए जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि एक नर्सरी होती है बड़ी सी, जिस पे क्या करते हैं छोटे छोटे धान उगाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं। जब वो एक छोटे बड़े पौधे बन जाते हैं तो उसको क्या करते हैं खेतों में जा कर के फिर से रोपित कर देते हैं, फिर से लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये है एक नर्सरी का खेल। चलिए, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत आवश्यक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि ये पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए पौधों के बीच आवश्यक दूरी अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि आपने पौधे इस तरीके से यहीं पे पास पे बीज लगा दिए और बड़े हुए तो ये बहुत घने हो गए, तो इसको जगह चाहिए, इसको भी जगह चाहिए, इसको भी जगह चाहिए, है ना। तो आपको एक दूरी पे लगाना है, ऐसा नहीं कि तो एक दूरी पे होनी चाहिए, है ना। कुछ सेंटीमीटर की दूरी पे ये लगे होनी चाहिए सारे बीज। ठीक है ना। पौधों को सूर्य के प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा भी दिया जाता है। जब बहुत ज़्यादा घना होता है उसको हटा भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। आज यहीं तक पढ़ेंगे, फिर कल हम पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना। ठीक है, कल का ये एपिसोड चलेगा। तो आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड तक ज़रूर इसको भेजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।